हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे आप लोग? मैंने कहा था कंटिन्यू रहेंगे बट थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे। टाइम थोड़ा शेड्यूल बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो 1 पॉइंट मैथमेटिक्स का 1.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था उसमें मैंने 2 क्वेश्चन बना दिए थे। तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो हम एचसीएफ एलसीएम निकालना हम जान चुके हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले क्लास में बताया है, आप उसे देख सकते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे नोट किया, एक क्वेश्चन में फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। सेम वही काम करना है। इसके ये हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। मैं इसका एक सवाल बता देता हूँ, बाकी आप बना लेंगे। प्रॉब्लम होगा तो आप फिर मुझे कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारा ये है कि 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, ठीक है, हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ रफ कर लेते हैं। देखिए, तो 2 से 2 छक 12, तो 3 6, ये हमारा हो गया 12 का अभाज्य गुणनखंड। 2 2 है तो 2 का पावर 2 गुने 3। 15 का अभाज्य गुणनखंड ले लेंगे। 15 का अभाज्य गुणनखंड 2 से तो कटेगा नहीं, 3 5 15 बस हो गया, यानी 3 × 5। तथा अब 21 का अभाज्य गुणनखंड, तो 21 के लिए 3 7 21, यानी 3 × 7। ये हमने 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब इसकी सहायता से एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो इसीलिए एचसीएफ किसका किसका निकाल रहे हैं हम लोग? 12, 15 और 21 का। तो एचसीएफ का क्या रूल है? जो कॉमन मिल रहा हो, ठीक है, वो उसका एचसीएफ होगा। तो कॉमन मतलब जो सब में हो। तो ऐसा कौन सा है? 3। ये 3, इसके अलावा कोई है जो सब में नहीं है? तो एक 3 है जो सब में मिल रहा है, तो 3 ही इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। जो हमने इससे पहले वाला क्लास में बहुत डिटेल से बताया, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तथा एलसीएम किसका किसका? 12, 15 और 21 का। एचसीएफ में, एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में जो कॉमन मिल रहा है उसमें जो लोएस्ट मतलब हाईएस्ट पावर होगा। तो 3 कॉमन मिल रहा है और 3 में हाईएस्ट पावर किसका है? तो हाईएस्ट पावर तो तीनों का एक ही है, तो एक ही ले लेंगे। अगर किसी का 3 पावर है तो 3 पावर लिखते हैं, ठीक है। और जो नहीं मिल रहा उस सबको, जैसे इसका मैच नहीं कर रहा है इसको भी लिखेंगे, गुने ये 5 ने मैच कर रहा है इसको भी लिखेंगे, गुने ये 7 ने मैच कर रहा है उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 5 35, 2 70, 2 40, 40 दिया, 14 दिया 42, 420। ये हमारा हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा मुद्दा ये, अब हमारा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है। यानी कि 2 संख्या हमारे पास है, 306 और 657। देखिए, 306 और 657 हमें दिया हुआ है और इसका एचसीएफ दे दिया है कि देखिए इस दोनों संख्या का एचसीएफ हमारे पास 9 है। तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 संख्या 306 और 657 दी गई है, उसका हमें एचसीएफ दे दिया कि 9 है। बताओ एलसीएम क्या होगा? तो हमने फॉर्मूला बताया था कि कोई भी 2 संख्या का जो एचसीएफ और एलसीएम होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है उसका एलसीएम और एचसीएफ का, मतलब दोनों संख्या का गुणनफल के बराबर होता है उस दोनों संख्या का एचसीएफ गुने एलसीएम। अर्थात हमें दिया हुआ है, यानी अर्थात हमें संख्या क्या दी गई है? अतः चूंकि संख्याएं मान लेते हैं कि माना कि वो ए है, तो ए बराबर आपको 306 दिया है तथा बी आपके 657 है, ठीक है। फॉर्मूला है कि चूंकि ए गुने बी, ठीक है, या एचसीएफ ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख ली बढ़िया रहेगा। चूंकि एचसीएफ ए बी गुने एलसीएम ए बी बराबर होता है ए गुने बी। अर्थात कोई 2 संख्या है ए और बी मान लेते हैं, अगर उसका एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे तो उस दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो एचसीएफ हमें दे दिया है कितना? 9। तो एचसीएफ की जगह पे यहाँ पे 9 लिख दीजिए यहाँ करके, और गुने एलसीएम हमें ज्ञात करना है, यानी वो नहीं दिया हुआ, लेकिन ए के जगह पे कौन है? 306 और बी के जगह पर है 657, ठीक है। अब ए के जगह पे है 306 और गुने 657,
57, या हमें तो निकालना ये, तो इसको यहीं रखेंगे, अर्थात LCM 306 और 657 इक्वल टू 306 गुने 657। अब बट्टा ये 9 यहाँ पे गुणा में, उस तरफ जाएगा तो भाग में, बिल्कुल सिंपल है। अब इसे गुणा कर, मतलब इसको भाग दीजिए, 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27, 9 सत्ते 63, 2 बचा 9 तिया 27, खत्म कहानी। अब 306 को 73 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 छक 18, 1 3 तिया 9, 7 छक 42, 4 7 तिया 21, 9 4 13 2, यानी हो गया आपको 22 3 3 8, यानी इस दोनों संख्या का जो एलसीएम होगा वो 22,338 होगा। ऐसे हमें दिया ही गया है, बस बहुत सिंपल है। अब हम आएंगे आपका 5वां सवाल पे, ठीक। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन 5 है। 5 क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 टू दी पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। देखिए सवाल को समझिए, इजीली समझ जाएंगे। कह रहे जांच करने के लिए, मतलब टेस्ट करने के लिए, क्या टेस्ट करना है हमें कि कोई भी प्राकृत संख्या जो n है ये, उसके लिए कोई भी संख्या मान लीजिए 6 है और उसका पावर n दे दिया। n मतलब कोई प्राकृत संख्या, मतलब प्राकृत संख्या 1 से लेकर कोई भी आ गया, तो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो अगर 6 का पावर 1 रख दिया जाए, या 2 रख दिया जाए, या 3 रख दिया जाए, या 4 रख दिया जाए, तो क्या वो अंक शून्य पर समाप्त होगा? हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 6 का पावर हमने 1 डाल दिया, तो क्या हुआ? 6 का पावर 2 डाल दिया 36, 6 का पावर 3 डाल दिया तो 36 छक्का 36 छक्के 18 3 21 216, इस तरह से बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि इसके इकाई स्तर पे देखिए क्या शून्य आ रहा है, वही कह रहा है क्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? तो नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन कब होगी ये हमें ऐसे टेस्ट नहीं करना है, हमें करना यह है, हमें जानना है। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जिसका पावर एक प्राकृत संख्या है, तो उसका जो आधार है, जैसे ये 6 आधार है, तो इस 6 को चेक कीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 3 6 यानी 2 × 3। अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 रहने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा कोई है तो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अगर सिर्फ 2 और 5 है तो शून्य पर समाप्त होगा, लेकिन यहाँ 2 और 5 नहीं है, 2 3 है, तो 2 और 5 ही रहने चाहिए और कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे ऐसे, इसका हल करेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 × 3 होता है, ठीक है, बहुत आसान है, 2 × 3 होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 शामिल है। ये 3 नहीं होता, यहाँ पे 2 की जगह 3 की जगह 5 होता तो फिर ये शून्य पर समाप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अतः 6 टू दी पावर n, ठीक है, अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। नहीं होगी क्यों? क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 के अलावे 3 शामिल है। That's it। सिर्फ 2 और 5 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 5 है भी नहीं, 2 है लेकिन 3 आ गया, तो हमें 2 और 5 रहता तो फिर हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल रहता 10 का पावर n, क्या ये शून्य पे समाप्त होगा? हाँ इजिली होगा। 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 होगा, तो ये होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, तो बस इसको लिखना ऐसे पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका होगा 5 6 और 7 क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही क्लास से बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय माता दी।